फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इस साल का जो नया ऑर्डर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस जो हैं टी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये जो नया जो लॉ लाया है या फिर जो नया जजमेंट दिया है जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर्स किसी भी स्टेट के हैं वो कैसे किसी भी लॉ को या फिर किसी भी बिल को पास करने का जो उनकी पावर होती है उस पर कैसे हर्डल क्रिएट करने वाला है। या फिर बात करूँ कि कैसे जो छत्तीसगढ़ में अभी इलेक्शंस हुए थे तो उसके अंदर माओसिस जो है उनका क्या इम्पैक्ट रहा है या फिर आने वाले समय में ये कैसे हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपिंदर शेखावत एंड जो मेरे साथी इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही है, और जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में नए जुड़ते हैं उनको बता दूँ कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। इसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, साथ में आर्टिकल्स जो होते हैं हिंदी न्यूज़पेपर के वो डिस्कस करते हैं, और साथ में हमारा कोर फोकस जो है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। एंड डिफरेंस क्योंकि मेरा ये मानना है एंड आई एम श्योर आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ये एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल ग्रोथ में। अब आपको ये कई बार देखने को मिला होगा कि कई बार जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिक वाइज काफ़ी एक्सेल कर रहे होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो उनकी पर्सनैलिटी है वो इतनी खासा निकल के नहीं आती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, डजंट मैटर, आपकी पर्सनैलिटी जो है ये आपको हमेशा मदद करने ही वाली है। एंड क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये आपको एक दिन के अंदर आप ओवरऑल चेंज नहीं हो जाएंगे, यू नीड कंसिस्टेंसी इन दिस। एंड इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ एक नया कोड शेयर करता हूँ जिसे अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड कई समय से जो पिछले आपको पता है मैं कई समय से वीडियो डाल होता, आप में से कुछ जो दोस्त हैं वो मैसेज करते हैं कि ये सर हमने कुछ चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करी है एंड हमें धीरे धीरे जो है असर या फिर जो एक चेंज है वो देखने को मिला है। तो आई एम श्योर आप भी अगर इस चीज़ को ट्राई करेंगे तो आपको आने वाले समय में एक अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज ज़रूर दिखेगा। तो आज का जो कोट है हम सभी के लिए कि एनीवन हु थिंक्स सिटिंग इन अ चर्च कैन मेक यू क्रिश्चियन मस्ट ऑल्सो थिंक दैट सिटिंग इन अ गैराज कैन मेक यू अ कार। तो रिवर्स ये काफ़ी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड कोट है। जैसा कि राइटर ने बताया, हमारे जो राइटर हैं गैरिसन केलॉर, इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर चर्च में बैठने से क्रिश्चियन हो जाता तो उसको ये भी समझना चाहिए कि अगर गैराज में बैठ जाएगा तो कार बन जाएगा। एंड नॉट जस्ट चर्च में बात कर रहा हूँ, आप किसी भी धर्म या संप्रदाय से आते क्यों ना आते हो, आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आप किसी भी धर्म स्थल पर जाते हैं, आप मंदिर मस्जिद आप चर्च जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको डेफिनेटली एक पीस तो मिलता ही है, बट मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जब वहाँ बैठते हैं एंड नॉट जस्ट ये मंदिर या मस्जिद या जो चर्च है इसकी बात नहीं है, इन जनरल भी आप जब चीज़ों को डीपली एनालाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ जाके बैठा, आप जैसे मंदिर में गए आप वहाँ पे बैठे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से एक पुजारी बन गए। आपको आपके मन के जो द्वेष हैं या फिर मन के जो भी एक तरीके से कहते हैं ना कि आपके गंदे जो बैड थॉट्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, तभी जाके जो आपका मंदिर जाना है वो सार्थक है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप मंदिर जाते हैं देन उसके बाद में भी अगर आप गुड डीड्स नहीं करते हैं, यानी कि आपका बिहेवियर दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, आप वो आपका जो भी एक बैड बिहेवियर है वो अगर सामने आता है तो डजंट मेक अ सेंस, वो सेंस नहीं बनाता है। बिकॉज एक तरफ तो आप मंदिर जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ आपका जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो एक ऐसी है जो वहाँ पे आप दूसरों को तंग करते हैं, आप किसी को भी एक प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। आपको आप चाहे घर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए या फिर आपकी ऐसी सोच होनी चाहिए जहाँ पे आप सबके बारे में एक सम्मान के प्रति देखें या प्यार के प्रति एक विचार होना चाहिए आप दूसरों के प्रति। मैं चाहूँगा कि आप एक इस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि आप दूसरों के सामने आपका जो व्यवहार है वो हमेशा प्यार और सम्मान का होना चाहिए। बिकॉज डिफरेंस आपको भी पता है कि जो जितने भी टेररिस्ट वगैरह होते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग भगवान में नहीं मानते, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि वो भी पूजा वगैरह करते हैं या मस्जिदों भी करते हैं वो उसके अलावा, बट एट द एंड क्या होता है कि वो अपनी राह से भटक जाते हैं, ऐसी कुछ डीड्स कर जाते हैं। तो ऐसा में ज़रूरत है कि आप भी इन चीज़ों को लाइटली ना लें। आपका बिहेवियर जो है काफ़ी मैटर करता है। आप मंदिर भले ही चले जाएं बट आपके अंदर के जो एक शैतान है उसे मारना ज़रूरी है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप चीज़ों को एक अदर वे में देखना स्टार्ट करें, आप ओवरऑल एक गुडनेस जो है अपने अंदर इनकलकेट ज़रूर करें।
तो यही है कि देखा ना आपने कि कैसे जो रेपिस्ट जो होते हैं, तो रेपिस्ट भी क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो मंदिर वगैरह या फिर मस्जिद जहाँ भी जाना होता है वो नहीं जाते, बट एट द एंड क्या होता है कि जो एक उनका कोर बिहेवियर है वो सामने आ ही जाता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप दिखावे के लिए चीज़ों को ना करें, आप अपने अंदर इंस्टेंट या फिर मैं कहूँगा कि एक ओवरऑल चेंज जो है वो लाने की कोशिश करें। तो ये था आज का कोट आप सभी के लिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि आपको बाहर से दिखावा करने के लिए कोई चीज़ नहीं करनी है, आपको एक्चुअली में चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, तभी जाके कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज का सवाल है आप सभी के लिए कि आप आज ज्योग्राफी का सवाल है। आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ को डीपली एनालाइज करेंगे, बिकॉज ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है। सी ऑफ अजोव जो है वो किस सी से जुड़ा हुआ है। आपके पास एटलस है, आपके पास गूगल मैप से जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा सी ऑफ अजोव कहाँ पर है, इसके जो लगते हुए कंट्रीज़ है वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और ये किस सी से कनेक्ट करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये होमवर्क कीजिए, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अपना आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में स्टिक कीजिए। एंड इस आंसर के साथ साथ में मैं चाहूँगा कि आप अपने हालचाल जो है वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको जो भी लगता है, आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है, कि आपने क्या कुछ किया आज, या फिर जो भी आपके साथ अच्छा बुरा जो भी हुआ है वो शेयर कीजिए। तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एज अ फ्रेंड आप एज अ मेंटर मान के कैसे भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड हो सकता है तो मैं आपके साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी। सो या आज है 19 दिसंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द न्यूज़ पेपर वो है अ ब्लो फॉर द राइट्स ऑफ द लेजिस्लेचर इन लॉ मेकिंग। अभी डिफरेंस हुआ क्या है कि आपको पता है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, उनके पास ये पावर होती है कि वो जो असेंबली द्वारा बनाया गया बिल है उसके ऊपर अपना एसेंट जब देते हैं, या फिर तो सब ईजी समझिए, ऐसा समझिए कि मान लीजिए सरकार ने कोई भी एक लॉ बनाया है, अब वो जब तक लागू नहीं होगा तब तक गवर्नर के उस पर साइन नहीं होंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि गवर्नर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस बिल को अपने पास रख ले या फिर एक बार रिव्यू के लिए वापस दोबारा भेज सकते हैं। बट एक बार जब रिव्यू होकर वापस गवर्नर के पास वो बिल साइन होने आता है तो उस समय पर उनको एसेंट देना ही पड़ता है, या फिर वो अपने साथ में उस बिल को रख सकते हैं। तो इन चीज़ों के कारण हो क्या रहा था कि जब गवर्नर वो बिल को रख लेते हैं अपने पास इनफाइनाइट टाइम तक, तो जो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स लागू होनी थी या फिर जो लॉ मेकिंग होनी थी वो नहीं हो पाती है, बिकॉज बिल ओवरऑल जो है वो गवर्नर के पास पेंडिंग पड़ा है। तो ऐसे में जो लॉ मेकिंग मशीनरी है या फिर लॉ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके ऊपर एक हिंड्रेंस देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में आर्टिकल 200 को इंटरप्रेट करते हुए हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक नया फैसला सुनाया है। इंटरप्रेट टू आर्टिकल 200 considering the governor's discretion ascending bills, emphasizing the confusion regarding the governor's power to withhold assent। अब ये जो कन्फ्यूजन था ना दोस्तों कि क्या गवर्नर को जो बिल है वो अपने पास रखेंगे या फिर वो कितने समय तक रख सकते हैं या फिर उनको एसेंट देना ही पड़ेगा, तो ऐसे कुछ कन्फ्यूजन काफ़ी लंबे समय से हमें देखने को मिल रहे थे इस आर्टिकल 200 में। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए अब फाइनली ये जो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इसके अंदर एक नया मोड़ आया है और एक जो फैसला है वो सुनाया गया है। प्रोविजन टू आर्टिकल 200 अर्लियर इंटरप्रिटेशन implied governor absolute power to withhold assent, but the judgment links with holding assent with sending bill back to assembly or immediate reconsideration। अब पहले वो क्या करता था कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो भी बिल अगर गवर्नर के पास आता था बन के, तो उनके पास ऑप्शन होता था कि एक बार वो इसको रीचेक करने के लिए दोबारा असेंबली में भेज सकते हैं। बट जब रीचेक हो गए उसमें चेंजेस करना ना करना असेंबली का काम है। बट अगर एज इट इज़ ये बिल अगर वापस भेज दिया जाता था तो या तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते थे, या तो वो उस चीज़ को अप्रूवल दे देंगे बिल को, या फिर अगर वो अप्रूवल नहीं देते हैं तो वो उस चीज़ को अपने बिल को अपने आप अपने साथ में उस बिल को इनफिनिट टाइम तक रख सकते थे। बट क्योंकि ये काफ़ी हर्डल पैदा कर रहा था लॉ मेकिंग में, तो अब जो एक नया जो लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। The judgment virtually eliminates the option of withholding assent, asserting that governor does withhold, they must immediately send it back for reconsideration, leaving no choice but to eventually assent। अब ये जो नया लॉ आया है या फिर ये जो नया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नर जो है वो विथहोल्ड नहीं कर पाएंगे किसी भी जो बिल है उसको, एंड सेकेंड टाइम जब वो बिल उनके पास आएगा तो उनको वो चीज़ को अप्रूवल देना ही पड़ेगा, यानी गवर्नर को उस बिल के ऊपर अपना अप्रूवल जो है वो देना ही पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर राइट्स। अब इससे क्या हुआ है कि लॉ मेकिंग जो राइट्स है वो एक
मेन स्ट्रीम में आई है, बिकॉज जो भी सरकार किसी भी स्टेट की होती है वो लोगों के फ़ायदे के लिए ही एक लॉ है वो बनाती है। तो ऐसे में जब कोई सरकार जो है जब ऐसा कोई बिल या ऐसी पॉलिसी लागू करती है तो वो जनता के हित के लिए होती है, बट एट द एंड अगर गवर्नर उस चीज़ को अपने पास होल्ड कर लेंगे, यानी कि अपने पास रख लेंगे, तो वो जो सही चीज़ जनता तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे में ये जो एक चीज़ है वो लेजिस्लेटिव राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। सेफगार्ड द लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग राइट्स प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फ्रॉम अनइलेक्टेड गवर्नर्स पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस। अब गवर्नर क्योंकि सेंट्रल स्टेट के द्वारा एक इलेक्ट किए जाते हैं या फिर सेलेक्ट किए जाते हैं, तो ऐसे में ये जो जनता का सीधा रोल है जिनकी औरता, यानी कि वोटर्स जब वोट करते हैं तो किसी भी सरकार को वोट करते हैं ताकि वो उनके लिए पॉलिसी जो है अच्छी पॉलिसी या फिर लॉ मेकिंग्स बना सके। अब ऐसे में जो अनइलेक्टेड गवर्नर्स थे इनका इंटरप्शन देखने को मिल रहा था, तो ये डिस्ट्रप्शन जो है वो हटाया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो बिल है ये एक जो लॉ मेकिंग के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। अब गवर्नर की जो डिले टैक्टिक्स है उनके बारे में बात करते हैं कि कैसे सम गवर्नर्स प्रोलॉन्ग डिसीजन ऑन नेगेटिंग लेजिस्लेटिव कैसे द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन एम्फसाइज गवर्नर्स कैन नॉट डिले डिसीजन ऑन बिल्स इंश्योरिंग ग्रेटर क्लैरिटी ऑन आर्टिकल 200। अब ये जो ग्रेटर क्लैरिटी है बिल्स के ऊपर वो देखने को मिलेगी आफ्टर दिस, बिकॉज मैंने आपको बताया अभी कि कैसे पहले गवर्नर्स होते हैं वो किसी भी बिल को अपने पास होल्ड कर लेते थे या फिर ज़्यादा लंबे समय तक अपने पास रख लेते थे, ताकि इसके कारण क्या होता था कि जो सही बिल्स है या फिर जो लॉज है वो जनता तक पहुंच जाने चाहिए वो नहीं पहुंचते। अब रिजर्वेशन बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन गवर्नर हैव द डिस्क्रिप्शन टू रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन द आर्टिकल क्वेश्चंस द टाइप्स ऑफ बिल दैट गवर्नर्स कैन सेंड फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। अब एक चीज़ ये भी होती थी कि आपको पता है कि दो लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अब ऐसे में जो लॉ है या फिर जो किसी राज्य की सरकार जो है वो कोई बिल बनाती है, तो अगर वो स्टेट का मामला है तो वो उनको स्टेट की अंदर यानी कि जो बिल है वो स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं यानी कि ऐसे काम जो स्टेट लिस्ट में आने वाले थे उनको अफेक्ट करती है। तो उसमें क्या होता था कि गवर्नर को और असेंबली जो है स्टेट की उनको ही रिजॉल्व करना पड़ता था। बट मान लीजिए किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो उसके अंदर क्या होता था कि गवर्नर के पास एक ऑप्शन होता था कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट जो है उनके साथ भी शेयर कर सकते थे, उनका असेंट भी ले सकते थे। तो ऐसे में ये जो डिसीजन था कि कौन से बिल को किसके पास भेजा जाएगा, यानी कि कौन कौन सी पॉलिसीज जो हैं कौन कौन से लॉज हैं उनको अपने पास गवर्नर रख सकते हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज़ को प्रेसिडेंट के पास भेजना है, तो इन सब के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन इस लॉ ने दिया है। Consultation and union government role. The bills reserved for president involve consideration by union government raising concerns about the fate of such bills being determined by officials at the home ministry. अभी कुछ जो नेता हैं या फिर कुछ ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर गवर्नर किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं तो उसमें ये यूनियन गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल फिर हो क्या रहा है कि किसी स्टेट असेंबली ने कुछ पॉलिसीज़ हैं या फिर कुछ लॉज कुछ बिल्स जो हैं ऐसे बनाए जिनका उनको स्टेट के ऊपर एक इफेक्ट डालना था। बट ऐसा हुआ क्या कि गवर्नर के पास जब बिल हो गया साइन होने के लिए तो गवर्नर ने वो चीज़ को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट के पास आपके पास एक प्रेसिडेंट के पास एक रूल पावर होती है कि वो उस बिल को शेयर एक तरीके से डिस्कस कर सकते हैं विद होम मिनिस्ट्री। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये कहना है कि होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर इंटरफीन करती है फिर इस चीज़ों में। तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट या गवर्नर का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है किसी भी स्टेट पॉलिसी को लेकर। अब गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन सेंडिंग बिल्स है वो एक गवर्नर की पावर भी है कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडायरेक्टली मेंशन्स बिल टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर सर्टेन कंसिडरेशन। द गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर रिगार्डिंग विच बिल्स कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट इज अंडर स्क्रूटिनी। अब ये जो चीज़ है ना कि गवर्नर जो डिस्क्रिशनरी पावर है रिगार्डिंग विच बिल्स कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, अब ये चीज़ अंडर स्क्रूटनी है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अब कोई भी बिल अगर किसी भी गवर्नर जो है किसी भी स्टेट के अगर उनको प्रेसिडेंट को भेजना है तो उसके ऊपर कौन कौन से टॉपिक्स लागू होते हैं, यानी कि मान लीजिए XYZ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ज़रूरत है कंसिडरेशन की प्रेसिडेंट को। तो इन सब के ऊपर अभी स्क्रूटनी के ऊपर काम चल रहा है, धीरे धीरे इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कि अगर गवर्नर को कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल भेजना है तो वो सिर्फ XYZ कैटेगरी का होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी बिल जो है वो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज पाएंगे। अब वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टेट वर्क कंकरेंट जो सब्जेक्ट है वो एक हर्डल बना हुआ है
बिल्स ऑन स्टेट सब्जेक्ट शुडंट बी सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। अब जो स्टेट सब्जेक्ट के जो भी बिल हैं वो प्रेसिडेंट के पास न भेजे जाए। बिल्स ऑन कॉन्करेंट सब्जेक्ट नीड प्रेसिडेंशियल कंसेंट ओनली इफ दे क्लैश विद एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉस। अब अगर गवर्नर को कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजना भी है तो उसको एक ये लॉ है कि वो जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी लॉ बनाया गया है वो किसी सेंट्रल लॉ को जो अफेक्ट ना करता हो। अगर किसी सेंट्रल लॉ को अफेक्ट वो लॉ करता है देन यू विल डेफिनेटली जो गवर्नर है वो अपना जो बिल है वो प्रेसिडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है कि गवर्नर्स कैन नॉट पर्सनली डिसाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉस। एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बिल शुड बी सेंड बैक टू असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। द कोर्ट डिसाइड द लॉ वैलिडिटी एंड नॉट द गवर्नर और प्रेसिडेंट। अब जो राज्य सरकार है या फिर जो गवर्नर उनका ये कहना है, किसी भी जो स्टेट के गवर्नर उनका ये कहना होता है कि अगर बिल जो है वो विथ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं हुआ तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी साबित करना जो है वो कोर्ट का काम है, ना कि किसी असेंबली या गवर्नर या प्रेसिडेंट का। तो ऐसे में अगर कोई लॉ या ऐसी कुछ पॉलिसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रही है तो जो लॉ मेकिंग है, जो लॉ मेकिंग हमारी डिपार्टमेंट्स है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो ऑलरेडी इंटरवीन कर जाएंगे उसके अंदर। तो ऐसी कुछ इन चीज़ों के बारे में चिंता करना कि ये चीज़ जो है वो हैम्पर करेगी पीपल्स के राइट को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसके बारे में ये गवर्नर्स को या स्टेट असेंबली जो है इनको सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस जो जुडिशरी है वो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कैसे जो इंटरवेंशन है गवर्नर्स का ये कैसे इसके ऊपर था हम लोग आइए आर्टिकल 200 के ऊपर एक अच्छा खासा जो नया बिल है वो पेश किया गया है या फिर जो नया जजमेंट है वो आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ बल वॉक अगेंस्ट माओइस्ट। अभी आपको पता है कि हाल ही में 5 राज्यों के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए वहाँ पे। तो ऐसा हुआ क्या है कि जो छत्तीसगढ़ का एरिया है यानी छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है वहाँ पे आपको पता है ट्राइबल एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उनका जो इन्फ्लुएंस है वोटिंग के ऊपर वो कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी डेमोक्रेसी को। अब ट्राइबल वोटर्स शुड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इन छत्तीसगढ़ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन 34% ऑफ वोट शेयर ऑफन डिसाइडिंग द पार्टी दैट फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट। अभी छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है वहाँ पे लगभग 34% जो आदिवासी लोग हैं या फिर ट्राइबल वोटर जो है वो हैं, उनके कारण किसी भी सरकार का बनना या गिरना जो है वो साबित हो सकता है बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी। जो 34% किसी भी अगर कास्ट का या फिर किसी भी सेक्शन का अगर 34% एक तरीके से मेजॉरिटी है तो डेफिनेटली वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सरकार को बनाने में। तो उनको नेगलेक्ट करना या फिर उनको पीछे कहीं छोड़ देना तो ये एक समझदारी वाली बात नहीं होगी। माओइस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है उस एरियाज के अंदर। बताया गया है कि कैसे माओइस्ट इंसर्जेंसी प्राइमरी एक्टिव ट्राइबल रीजन्स लाइक बस्तर has historically impacted elections throughout boycotts, call and violence, leading to the lower voter turnouts as low as 3 to 4% in some Maoist affected areas. अब माओइस्ट क्या होता है दोस्तों? माओइस्ट एक विचारधारा है जिसके कारण लोग क्या करते हैं, कुछ इस विचारधारा को मानने वाले लोग वो गवर्नर्स के अंदर जो गवर्नेंस है उसके अंदर बिलीव नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे खुद की रूल्स हो, हमारे खुद की लॉ हो। तो ऐसे कुछ लोग जो इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं ये क्या करते हैं, जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो वो हर्डल्स पैदा करते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि जो लोकल वोटर्स हैं वहाँ के या जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनको टॉर्चर करना, उनको धमकाना या फिर उनको उनके साथ वायलेंस क्रिएट करना। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लोग वोट करने आते हैं उनकी संख्या घटी है इस चीज़ से। तो बढ़ती हुई माओइस्ट की संख्या के कारण जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम होता हुआ नजर आता है छत्तीसगढ़ के एरिया में। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई है कि अब ये जो चीज़ है ना, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। अब जब लोग ही उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो दैट कुड बी अ चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होल्ड वेरियड मीनिंग for tribal population in Maoist insurgents, boycotts, challenges the democratic process, coercing locals to abstain from participation. A contradiction of Maoist claim support for the people's cause. अब ये जो माओइस्ट है ये करते हैं कि मैं आपको बताया कि इंसर्जेंट्स हैं, बॉयकॉट्स हैं, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है इसके बीच में हिंडरनेस पैदा करते हैं और जो लोग सच में इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हाँ हमें डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना है, हमें वोट देना है, हमें सरकार बनानी है, तो ऐसे कुछ चीज़ों के अंदर या ऐसे कुछ प्रोसेस के अंदर एक हर्डल पैदा करते हैं। तो
disillusionment and participation. A notable trend shows decreasing participation in election process, possibly signifying disillusionment among the electorate, questioning their faith in the democratic process. अब ऐसे में जब जो माओसिस्ट हैं अगर वो इस चीज़ को हैम्पर करेंगे तो लोगों का जो भरोसा है तो वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है डेमोक्रेसी के ऊपर. अब इलेक्शन इश्यूज हैं, ट्राइबल राइट्स जो हैं, इश्यूज लाइक रिलीजन बेस्ड कन्वर्जन इमर्ज बट वेर सीन एज मैन्युफैक्चर्ड एजेंडास, डाइवर्टिंग टेंशन फ्रॉम कोर ट्राइबल कंसर्न्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड डिग्निटी. अब एक तरफ जो सरकार है वो काम करती है किसी भी डेवलपमेंट की और किसी भी राज्य को या फिर किसी भी एरिया को अपलिफ्ट करने के बारे में, तो ऐसे में ये जो अटैक्स है माओसिस्ट के कारण हो क्या रहा है कि जो कोर एक चीज़ है या फिर कोर जो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है वहाँ से हट के सरकार का फोकस किस ओर जाता है, जहाँ पे लोगों को कन्वर्ज किया जाता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जाता है. आप जो माओसिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो कई लोगों को आके डराते हैं कि आप माओसिस्ट बन जाइए एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इसके कारण होता क्या है कि जो गवर्नेंस है उसका फोकस डेवलपमेंट की ओर ना हो कि ये जो दूसरे एरियाज हैं माओसिस्ट का जो अटैक है इसके ऊपर चले जाता है. तो इसके कारण हुआ क्या कि जो पैसा का जो एक्ट है यानी कि प्रोटेक्शन पंचायत एक्सटेंशन टू सदर्न एरियाज, अब ये पैसा जो एक्ट है शेड्यूल एरियाज पंचायत एक्सटेंशन टू एरियाज, तो इसके कारण हुआ क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज टच अपॉन इम्प्लीमेंटिंग द पैसा एक्ट येट लैक्ड clear strategies failing to execute it effectively despite its aim to empower gram sabhas and tribal communities at the grassroots levels. अब पैसा का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हिंडर हो रहा है. अब इसके कारण हुआ क्या है कि जो एक पैसा एक्ट है ना दोस्तों, ये 1996 में आया था. तो इसके कारण ये एक ऐसा एक्ट है जिसके कारण जो लोग हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी एक एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है बाय थ्रू ये जो माओसिस्ट है उनको इंटरफीयर ना करने की वजह से. अब माओसिस्ट एक्सप्लोइटेशन बताया गया कि कैसे माओसिस्ट एक्सप्लोइट द गैप इन पैसा इम्प्लीमेंटेशन. अब ये जो माओसिस्ट है ये इस चीज़ में भी हिंड्रेंस पैदा करते हैं. अब पैसा इम्प्लीमेंटेशन टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी थ्रू द जनता सरकार फेडरल गवर्नमेंट लेवरेजिंग इट फॉर देयर एजेंडा इन ट्राइबल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स. अब माओसिस्ट जो हैं वो आपको बताइए यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हट जाए, हमारा रूल आ जाए. इस तरीके से जो स्ट्रॉन्ग ट्राइबल है वहाँ पे उसको भी एक लेवरेज है या फिर एक हिंडर ये लोग करते हैं. पैसा पोटेंशियल है. इफ़ इम्प्लीमेंटेड डिग्निटी पैसा कुड बी अ पावरफुल टूल टू मेंटेन ट्राइबल कम्युनिटीज पोटेंशियल डिमिनिशिंग माओसिस्ट इन्फ्लुएंस एंड इनेबलिंग जेन्युइन एम्पावरमेंट. अब अगर पैसा को ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए या फिर जो पैसा जो एक्ट है इसको अगर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इट कुड बी ए गेम चेंजर. अब ट्राइबल लीडरशिप है इसको एम्पावर करने की जरूरत बताई गई है बिकॉज माओसिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है. नर्सिंग ट्राइबल लीडरशिप बाय एक्नॉलेजिंग देयर वॉइसेस एस्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल्स इज क्रूशियल टू काउंटर द मिथ ऑफ माओसिस्ट बीइंग चैंपियंस ऑफ द ट्राइबल कॉजेज. अब ये जो चीज़ है ना जो वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज हैं, अब बिकॉज मेजोरिटी लोग ट्राइबल्स ही हैं, तो ऐसे में अगर उनको एम्पावर किया जाएगा तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ना ये गेम चेंजिंग हो सकती है. उससे क्या होगा कि जो माओसिस्ट हैं जो अपने आप को चैंपियन समझते हैं उस ट्राइबल एरिया के, उससे डोमिनेंस जरूर घटता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में. एड्रेसिंग द माओसिस्ट चैलेंज रिक्वायर्स मोर देन सिक्योरिटी मेजर्स. इट डिमांड्स डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट रिकॉग्नाइज द एड्रेस ट्राइबल एस्पिरेशन रिड्यूसिंग शॉर्ट टर्म रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू माओसिस्ट ट्राई. अब ऐसे में सरकार का कि ये छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं यानी कि एक बार को उनको खदेड़ देना या ऐसी कुछ चीज़ें तो हैं उनसे अब काम नहीं चलने वाला. अब एक लॉन्ग टर्म विजन की ओर देखना पड़ेगा सरकार को जो नई सरकार बनी है, और जो शॉर्ट टर्म रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज उनको हटाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को एम्पावर करना पड़ेगा. साथ ही जो माओसिस्ट के चैलेंज है वो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो एक अपर लेवल पे उठाने पड़ेंगे सरकार को, तभी जाके एक चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है. तो ये था आज का सेकंड आर्टिकल. आई होप क्या समझ में आएगा कैसे माओसिस्ट जो है वो एक हर्डल क्रिएट करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, और जो नई सरकार है उनको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर बिकॉज मेजोरिटी वोटर जो हैं वो ट्राइबल एरिया से आते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन एक मेन फोकस होना चाहिए किसी भी सरकार का. ना आज की कुछ हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं. हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन आंध्र प्रदेश. सूरत के अंदर जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस है उसका इनाग्रेशन हुआ है बाय पीएम मोदी. हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 टाइटल, और बांग्लादेश ने जीता है इस साल का अंडर-19 एशिया कप बीटिंग UAE. तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स. आई होप कि आपको ईजी लगे होंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड.
एंड या दैट्स फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक नहीं किया तो हिट दैट शेयर बटन, शेयर कर दीजिए वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको रोज़ अपडेट मिल जाए टाइमली। एंड क्या जैसे मैंने आपको बताया कि अपना आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आप कैसा फील कर रहे हैं वो शेयर कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर कीजिए। आप जो भी आपको लगता है कि शेयर करने लायक चीज़ है, एज अ फ्रेंड एज अ मेंटर आप शेयर कर सकते हैं। आप नीचे चैनल्स दिए गए हैं, आप किसी भी रीच आउट कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट, दिस इज रूपेंद्र शिकात साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।